इंसान के स्वभाव की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर कहते हैं उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या वो तो ऐसा ही है। पर ये पर्सनालिटी या व्यक्तित्व आखिर है क्या? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि मनोविज्ञान इसे कैसे देखता है। और ये सवाल बहुत गहरा है। क्या पर्सनालिटी वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं या वो जो हम असल में अंदर से हैं? मजे की बात यह है कि इस शब्द की शुरुआत ही एक दिखावे से हुई थी। अच्छा। हाँ, पर्सनालिटी शब्द लैटिन के पर्सोना से आया है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा। जैसे वो जो पुराने जमाने में ग्रीक एक्टर मंच पर पहनते थे अलग अलग किरदार निभाने के लिए। बिल्कुल वही। पर मनोविज्ञान तो इससे कहीं ज्यादा गहरी बात करता है। वो सिर्फ मुखौटे में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि मुखौटे के पीछे के इंसान में रखता है। एकदम सही। मनोवैज्ञानिक वुडवर्ड चे इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व हमारे व्यवहार की पूरी तस्वीर है, सिर्फ हमारा बोलना चलना नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, सब कुछ। मतलब वो पूरी फिल्म है, ना कि सिर्फ उसका पोस्टर। क्या बात है, बहुत बढ़िया कहा। ठीक है, तो अगर व्यक्तित्व इतना कुछ है तो फिर ये बनता कैसे है? क्या हम इसे लेके पैदा होते हैं या हमारा माहौल हमें ऐसा बना देता है? ये तो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी बहस है, नेचर वर्सेस नर्चर। हाँ, और इस बहस पर वुडवर्थ ने एक बहुत गहरी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच है। क्या? उन्होंने कहा, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं, गुणनफल है। पर्सनालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, नॉट देयर सम। एक मिनट, गुणनफल है, योग नहीं। ये सुनने में तो बड़ा अकादमिक लगता है, लेकिन इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा है। क्या? इसका मतलब ये है कि अगर दोनों में से कोई एक भी शून्य हो तो नतीजा शून्य ही होगा। हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन गुलाब का बीज है। ये आपका वंशानुक्रम है। ठीक है, हमारी हेरिडिटी। हाँ, जिसमें रंग, खुशबू, सब कुछ तय है। लेकिन अगर आप उसे बंजर जमीन पर फेंक दे, जहां ना पानी है ना खाद, तो क्या वो कभी फूल बनेगा? कभी नहीं, वो बीज तो बेकार हो जाएगा। बस यही बात है। बीज वंशानुक्रम है और जमीन वातावरण। जब तक दोनों का गुणा नहीं होगा, तब तक व्यक्तित्व का फूल खिल ही नहीं सकता। मतलब हमें अपने माता पिता से कच्चा माल मिलता है, लेकिन हमारा परिवार, स्कूल और समाज उस कच्चे माल को तराश कर एक शक्ल देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब हम सब वंश और वातावरण की एक अनोखी पैदावार है। इसी वजह से शायद हम सब एक दूसरे से इतने अलग हैं। पर क्या हम इन अलग अलग व्यक्तित्वों को कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं? जैसे कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ बहुत बातूनी। हाँ, लोगों को श्रेणियों में बांटने की कोशिश बहुत पहले से होती आ रही है, और इसमें सबसे मशहूर नाम आता है कार्ल यूंग का। अच्छा, जुंग। जुंग ने लोगों को उनके सामाजिक व्यवहार के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा, और ये शब्द आज हम अपनी आम बोलचाल में भी खूब इस्तेमाल करते हैं। आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात कर रहे हैं? जी। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी वो लोग हैं जो अपनी ऊर्जा अकेले रहकर पाते हैं। उन्हें भीड़-भाड़ पसंद नहीं, वो गहरे चिंतक होते हैं, कम लेकिन अच्छे दोस्त बनाते हैं। जैसे कोई लेखक या वैज्ञानिक? बिल्कुल। और एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, इनसे एकदम उलट, वो लोगों के बीच रहकर ऊर्जा पाते हैं। वो सामाजिक होते हैं, जल्दी दोस्त बनाते हैं और पार्टियों की जान होते हैं। जैसे कोई नेता या सेल्स पर्सन। लेकिन ज्यादातर लोग तो इन दोनों के बीच में कहीं होते हैं। ना तो वो हर वक्त अकेले रहना चाहते हैं और ना ही हर वक्त पार्टी करना। और जुंग इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक तीसरी श्रेणी भी बताई जिसे उन्होंने सबसे बेहतर माना, एम्बीवर्ट यानी उभयमुखी। जिसमें दोनों के गुण होते हैं। हाँ, वो जरूरत पड़ने पर सामाजिक भी हो सकते हैं और अकेले में भी खुश रहते हैं। ये सबसे संतुलित व्यक्तित्व माना जाता है। पर जुंग लोगों को उनके सामाजिक व्यवहार से समझ रहे थे, पर कुछ मनोवैज्ञानिकों का नजरिया और भी अजीब था। आप क्रैमर और शेल्डन की बात कर रहे हैं? हाँ, उनका मानना था कि व्यक्तित्व का राज तो हमारी शारीरिक बनावट में ही छिपा है। आज ये सिद्धांत ज्यादा मान्य नहीं है, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि हमने इंसान को समझने के लिए क्या क्या नहीं सोचा। सही बात है। उन्होंने कहा कि जो गोल मटोल या एंडोमॉर्फिक लोग होते हैं वो खुशमिजाज और खाने पीने के शौकीन होते हैं। जो सुडौल और एथलेटिक या मेसोमॉर्फिक होते हैं वो साहसी और ऊर्जा से भरे होते हैं। और जो दुबले पतले या एक्टोमॉर्फिक होते हैं वो थोड़े चिड़चिड़े और कलात्मक होते हैं। ये तो सुनने में थोड़ा पक्षपाती लगता है। मतलब किसी के शरीर को देखकर उसके स्वभाव का अंदाजा लगा लेना। बिल्कुल, इसीलिए ये सिद्धांत अब पुराने हो चुके हैं। असल में व्यक्तित्व को समझने की ये कोशिशें हजारों साल पुरानी हैं।
जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 3 गुण। हाँ, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, या फिर 400 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेट्स का शरीर के द्रवों के आधार पर किया गया वर्गीकरण। ये सब दिखाते हैं कि इंसान हमेशा से खुद को और दूसरों को समझने के लिए पैटर्न ढूंढता रहा है। तो हमने लोगों को अलग अलग प्रकारों या डिब्बों में बांटने की कई कोशिशें देखी, पर आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि लोग इतने सरल नहीं होते। हम सिर्फ अंतर्मुखी या बहिर्मुखी के डिब्बे में फिट नहीं हो सकते। असल में हम सब इन गुणों के एक स्पेक्ट्रम पर कहीं होते हैं। एकदम सही। और यहीं से पर्सनैलिटी को समझने का एक ज्यादा बेहतर और वैज्ञानिक तरीका निकल कर आता है। प्रकार से हटकर शील गुण या ट्रेट्स को समझना। शील गुण मतलब हमारे स्वभाव की स्थायी विशेषताएं। हाँ, जैसे कोई ईमानदार है तो वो ज्यादातर परिस्थितियों में ईमानदारी ही दिखाएगा। और शील गुण के सिद्धांत में सबसे बड़ा नाम गॉर्डन एल्पोर्ट का आता है। उन्होंने इसे 3 स्तरों पर समझाया था, है ना? हाँ। एल्पोर्ट ने कहा कि सबसे ऊपर होता है कार्डिनल शील गुण। कार्डिनल ये एक ऐसा गुण होता है जो किसी की पूरी जिंदगी और पहचान पर हावी हो जाता है। जैसे गांधी जी का नाम लेते ही अहिंसा दिमाग में आता है, या हिटलर का नाम लेते तानाशाही। ये बहुत दुर्लभ होता है, हर किसी में नहीं मिलता। बिल्कुल। उसके नीचे आते हैं केंद्रीय शील गुण। ये 5-10 मुख्य गुण होते हैं जो मिलकर हमारी पर्सनालिटी की नींव बनाते हैं। अच्छा। जैसे कोई आपका दोस्त आपको डिस्क्राइब करेगा तो वो इन्हीं गुणों का इस्तेमाल करेगा। वो बहुत मजाकिया है, ईमानदार है और भरोसेमंद है। एग्जैक्टली। और सबसे आखिर में आते हैं गौणशील गुण। ये वो गुण हैं जो कभी कभी दिखते हैं। जैसे आपको कौन सा संगीत पसंद है या आप गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, पर उसे परिभाषित नहीं करते। सही कहा। तो आल्पोर्ट और कैटल जैसे लोगों के काम के बाद आज मनोविज्ञान में एक मॉडल है जिसे लगभग सब मानते हैं। इसे द बिग 5 या ओशन मॉडल कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये क्यों इतना जरूरी माना जाता है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोगों को टाइप में नहीं बांटता। ये मानता है कि हर व्यक्ति में ये 5 मुख्य शील गुण अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं, एक स्पेक्ट्रम की तरह। और ये 5 गुण हैं OCAN। चलिए इस ओशन में गोता लगाते हैं। ओ का क्या मतलब है? ओ है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब अनुभवों के लिए खुलापन। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई व्यक्ति कितना कल्पनाशील, रचनात्मक और नए विचारों को आजमाने के लिए तैयार है। जिनका स्कोर इसमें हाई होता है वो कलात्मक होते हैं और जिन्हें नई नई जगह घूमना, नया खाना ट्राई करना पसंद होता है। और जिनका स्कोर कम होता है वो अपनी रूटीन और परंपराओं से जुड़े रहना पसंद करते हैं। हाँ। फिर आता है सी। सी है कॉन्शियसनेस, यानी कर्तव्य निष्ठा। सीधे शब्दों में कहें तो कोई व्यक्ति कितना जिम्मेदार, मुनज्जम या ऑर्गेनाइज्ड और अनुशासित है। हाई स्कोर वाले लोग हमेशा अपना काम समय पर पूरा करते हैं, उनकी अलमारी साफ सुथरी रहती है। और कम स्कोर वाले लोग थोड़े लापरवाह और बेतरतीब हो सकते हैं। बिल्कुल। ई तो आप जानती हैं, एक्सट्रोवर्जन ही होगा, बहिर्मुखता। जी। और ए है अग्रीएबलनेस, सहमतता, यानी कोई व्यक्ति कितना दयालु, सहयोगी और दूसरों पर भरोसा करने वाला है। हाई स्कोर वाले लोग टीम में बहुत अच्छे होते हैं, जबकि कम स्कोर वाले लोग ज्यादा प्रतिस्पर्धी और मुंहफट हो सकते हैं। और आखिर में आता है एन। एन है न्यूरोटिसिज्म, मनोविक्षुब्धता। जी। इसे हम कह सकते हैं भावनात्मक स्थिरता। हाँ, बिल्कुल। इसमें जिसका स्कोर हाई होता है वो छोटी छोटी बातों पर चिंतित, तनावग्रस्त या दुखी हो जाता है, और जिनका स्कोर कम होता है वो भावनात्मक रूप से ज्यादा शांत और स्थिर लेते हैं। तो ये पांचों मिलकर हमारी पर्सनालिटी का एक खाका तैयार करते हैं। अब तक हमने व्यक्तित्व के उन पहलुओं की बात की जिन्हें हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब मनोविज्ञान के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से की तरफ चलते हैं, अचेतन मन। हाँ, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। और इसका जिक्र आते ही एक ही नाम दिमाग में गूंजता है, सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड के बिना पर्सनालिटी की कहानी अधूरी है। उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने मनोविज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया था। क्या था वो? उन्होंने कहा कि हम जो भी करते हैं उसका कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास नहीं है, बल्कि हमारे अचेतन मन के पास है। उन्होंने मन की तुलना एक बर्फ की चट्टान से की, आइसबर्ग से। हाँ, ये उपमा तो बहुत मशहूर है। जो हिस्सा पानी के ऊपर है सिर्फ 10%, वो हमारा चेतन मन है जिसके बारे में हम अभी जागरूक हैं। बिल्कुल, लेकिन असली खिलाड़ी तो पानी के नीचे छिपा 90% हिस्सा है, हमारा अचेतन मन। फ्रॉइड का मानना था हमारी सारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर, बचपन की भूली बिसरी यादें और हमारी मूल प्रवृत्तियां सब इसी अंधेरे समंदर में छिपी होती हैं। और यही हमें कठपुतलियों की तरह नचाती हैं बिना हमें बताए। सही कहा। और इसी अचेतन मन के अंदर
फ्रॉइड ने कहा कि 3 किरदारों के बीच लगातार एक जंग चलती रहती है। आइड, ईगो और सुपर ईगो, ये क्या है? इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक दुकान से गुजर रही हैं और आपको एक बहुत महंगी घड़ी पसंद आ जाती है। ठीक है। आपके अंदर का आइड, जो एक जिद्दी बच्चा है और सुख के सिद्धांत पर चलता है, वो चिल्लाएगा, मुझे ये अभी चाहिए, चुरा लो। उसे नैतिकता या नतीजों की कोई परवाह नहीं। तो आइड हमारी जंगली इच्छाएं हैं? हाँ, फिर आता है सुपर ईगो, जो हमारे अंदर का नैतिक जज है, जिसे हमने अपने माँ बाप और समाज से सीखा है। बिल्कुल। वो कहेगा, चोरी करना पाप है, तुम एक बुरे इंसान बन जाओगे, समाज क्या कहेगा। और इन दोनों के बीच बेचारा ईगो फंस जाता है। बिल्कुल। ईगो हमारा मैनेजर है जो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। वो इद और सुपर ईगो के बीच समझौता कराता है। वो क्या कहेगा? वो कहेगा, रुको, चोरी करना गलत है और पकड़े भी जाओगे। एक काम करते हैं, इसके लिए पैसे बचाते हैं और अगले महीने खरीद लेंगे। ये ईगो ही है जो हमें संतुलित रखता है। तो एक स्वस्थ व्यक्तित्व में ईगो मजबूत होता है। सही। फ्राइड का सबसे क्रांतिकारी और विवादास्पद आइडिया ये भी था कि हमारा व्यक्तित्व बचपन के शुरुआती 5-6 सालों में ही लगभग तय हो जाता है। हाँ, उनका मानना था कि इस दौरान हम कुछ मनोलैंगिक अवस्थाओं या साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजरते हैं, और अगर किसी भी अवस्था में हमारी ज़रूरतें या तो पूरी नहीं होती या ज़रूरत से ज़्यादा पूरी हो जाती हैं, तो हमारा विकास वहीं अटक जाता है। और यही अटकाव बड़े होकर हमारे व्यक्तित्व में दिखता है, जैसे किसी का बहुत ज्यादा सिगरेट पीना या हर वक्त सफाई करते हैं ना। हाँ, हालांकि ये विचार आज भी बहुत बहस का विषय हैं। ये सब सिद्धांत बहुत दिलचस्प हैं, पर सवाल ये है कि हम इस जटिल चीज को मापते कैसे हैं? क्या पर्सनैलिटी को मापने का कोई वैज्ञानिक तरीका है? जरूर है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए कई औजार बनाए हैं, जिन्हें हम 3 मुख्य तरीकों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला है आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिव, जिसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में बताता है, जैसे इंटरव्यू या प्रश्नावली। जिसमें आपसे सैकड़ों सवाल पूछे जाते हैं, जैसे क्या आपको पार्टियों में जाना पसंद है, हाँ या नहीं। हाँ, दूसरा तरीका इसका उल्टा है, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव विधि, जिसमें कोई एक्सपर्ट आपके व्यवहार को देखकर आपको रेट करता है। अच्छा। और एक दिलचस्प तकनीक है समाजमिति, सोशियोमेट्री, जिससे पता लगाया जाता है कि एक ग्रुप में सबसे लोकप्रिय कौन है या किसे लोग लीडर के तौर पर देखते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी और गहरी मानी जाती हैं प्रक्षेपी विधियां। हाँ, इनका मकसद सीधे हमारे अचेतन मन में झांकना होता है। ये कैसे काम करती हैं? इनका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। जब हम किसी अस्पष्ट या अधूरी चीज को देखते हैं, तो उसे समझने के लिए हम अपने अचेतन मन की इच्छाओं और डरों को उस पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। जैसे हम बादलों में चेहरे या जानवर ढूंढते हैं, वो चेहरे बादलों में नहीं, हमारे मन में होते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है रोर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण, द रॉर्शक इंक ब्लॉट टेस्ट। जी। इसमें आपको स्याही के धब्बों वाले 10 कार्ड दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है, आपको इसमें क्या दिख रहा है। अब उस धब्बे का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसमें जो भी देखते हैं, एक तितली, एक राक्षस या 2 लोग लड़ते हुए, वो आपके अपने मन की कहानी बताता है, जिसे एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक समझ सकता है। और ऐसा ही एक और टेस्ट है, TAT, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसमें अस्पष्ट तस्वीरें दिखाकर कहानी बनाने को कहा जाता है। हाँ, कहानी बनाते वक्त हम अनजाने में अपनी ही जिंदगी के संघर्षों, अपनी जरूरतों और अपनी भावनाओं को कहानी के किरदारों में डाल देते हैं। ये अचेतन मन के दरवाजे की चाबी की तरह काम करते हैं। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि व्यक्तित्व कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है। ये एक मुखौटे से कहीं ज्यादा है। ये हमारे जीन्स, हमारे माहौल, हमारे स्थायी गुणों और हमारे मन की अनकही गहराइयों का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे मनोविज्ञान की समझ लोगों को सादे डिब्बों में बंद करने से आगे बढ़कर उन्हें एक जटिल और बहुआयामी स्पेक्ट्रम पर समझने तक पहुंची है।